हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम लोग वोकैबलरी और फिर हम आर्टिकल, ठीक है। डन। हम्म सो फर्स्ट वर्ड इज डिसाइसिव। डिसाइसिव का मीनिंग क्या होता है? डिसाइसिव का मतलब है कि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द फाइनल रिजल्ट और एबल टू मेक फर्म डिसीजंस क्विकली। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द फाइनल रिजल्ट, है ना। तो जैसे कि डिसाइसिव गोल, अगर हम क्रिकेट मैच की बात करें तो वहां पे एक, अब भाई जो ये कुछ रन बचे हैं ना, ये डिसाइसिव है, मतलब ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डिसाइड करेंगे कि हम लोग जीतेंगे या हारेंगे। सो डिसाइसिव है मतलब वो चीज अब निर्णायक है, वो चीज डिसाइड करेगी कि आगे का जो रिजल्ट है वो क्या रहने वाला है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द फाइनल रिजल्ट। सो फाइनल रिजल्ट को डिटरमाइन करने में कि आगे क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या होने वाला है, उसको डिसाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसका, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और एबल टू मेक फर्म डिसीजंस क्विकली, जैसे क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, इंपॉर्टेंट, डिटरमाइनिंग है, निर्णायक है, कंक्लूसिव है, इसके अब आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा, फर्म है। टेक्नोलॉजी प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन द प्रोजेक्ट सक्सेस। तो प्रोजेक्ट के सक्सेस में टेक्नोलॉजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। डिसाइसिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है हमारा? एडजेक्टिव। डन है। और डिसाइसिव का मतलब क्या हो गया? कोई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाने में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है इन गुड अमाउंट, अच्छा खासा। सब्सटेंशियल, लार्ज इन अमाउंट, अच्छे खासी मात्रा में, साइज में, इंपॉर्टेंस में या वैल्यू में। जैसे द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड सब्सटेंशियल रिसोर्सेज। तो इस प्रोजेक्ट के लिए ना हमें बहुत सारे, मतलब काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत है, हमें मैनी रिसोर्सेज की जरूरत है, हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है। सो द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स, प्रोजेक्ट को जरूरत है भाई बहुत सारे रिसोर्सेज की। सब्सटेंशियल मींस इन अ गुड अमाउंट, अच्छा खासा, सिग्निफिकेंट, वैल्यूएबल होनी चाहिए, मतलब थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा, अच्छे खासे अमाउंट में हमें चीजें चाहिए। कंसीडरेबल, लार्ज, मेजर एंड साइजेबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्सटेंशियल का क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है समथिंग, देखो, अ सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन दैट एक्चुअली कंटेन्स ट्रुथ। जैसे यहाँ पे देखें, लेस इज मोर। लेस इज मोर, अगर हम इन दोनों शब्दों को देखें तो एकदम हमें कैसा प्रतीत हो रहा है? सीमिंगली मतलब हमें कैसे अपीयर हो रहा है कि एक दूसरे के एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेस इज मोर कैसे हो सकता है? कम ज्यादा कैसे हो सकता है? बट अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ में, इनमें ट्रुथ भी है, मतलब ये सच भी है। मतलब अगर हम बात करें, अगर हमारे पास लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो ही ज्यादा है ना। द मोर यू लर्न द लेस यू रियलाइज यू नो, ये तो सच है ना एकदम। द मोर यू लर्न, जितना ज्यादा आप पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, उतना ज्यादा आपको रियलाइज होता चला जाएगा कि आप उतना ही कम जानते हैं। राइट। इससे मुझे एक चीज याद आती है कि अगर हम दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है और एक ऐसा पर्सन है जो मतलब पढ़ाई करता है, नॉलेज है उसके पास में, और एक पर्सन है जिसको बहुत थोड़ी सी नॉलेज है, तो ज्यादा कौन बोलेगा? ये बोलेगा, क्योंकि इसको थोड़ी सी नॉलेज है तो ज्यादा बोलेगा, इसको पता है कि भाई इतने में काम नहीं चलेगा, तो वो अभी शांत है ना। तो मोर यू लर्न, जितना ज्यादा आप सीखते जाते हैं उतना आपको रियलाइज होता जाता है कि उतना ही कम आपको आता है। फिर उतने ही आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि आप पता चल जाएंगे कि आपको भाई ज्यादा कुछ नहीं आता, तो यू विल बिकम ग्राउंडेड, यू विल बिकम हम्बल। बट अब थोड़े से में ही आप एकदम चौड़ने लग जाएंगे, ज्यादा आपको फिर आप देखेंगे, आप पढ़ने लगेंगे, आप समझने लगेंगे, तो आप ग्राउंडेड होने लगेंगे, आपको समझ आएगा नहीं भाई इतना मेरे पास में है नहीं, इतना चौड़ने की जरूरत नहीं है। सो द मोर यू लर्न, मोर हम ज्यादा हम सीखेंगे तो ज्यादा इंटेलिजेंट होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना। तो अब ये दोनों शब्द मोर एंड लेस तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट अगर हम इन रियल में देखें तो इनके अंदर में ट्रुथ है। सो ये है हमारा पैराडॉक्स।
पैराडॉक्स मतलब सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन दैट एक्चुअली कंटेन्स ट्रुथ। तो मतलब अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बट एक्चुअली में इनमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई भी है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब कमी है। स्कैरसिटी है मतलब कमी है। शॉर्टेज है, लैक ऑफ समथिंग नीडेड, मतलब जो चीज हमें चाहिए उसकी कमी है, स्कैरसिटी है। ITY लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। शॉर्टेज, इनसफिशियंसी कमी है। डर्थ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कमी है। डेफिशिएंसी आपने सुना ही होगा, विटामिन की कमी है बॉडी के अंदर में, डेफिशिएंसी है। पॉसिटी कमी है, राइट, ये जैसे एग्जाम्स में आ जाते हैं, पॉसिटी है, डर्थ है, बाकी तो आने को तो कोई भी आ सकता है। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, तो बाकी सबका भी नाउन ही है। स्कैरसिटी का मतलब चीजों की कमी है, स्कार्स है, चीजें कम है। स्कैरसिटी ऑफ जॉब्स फोर्स्ड पीपल टू माइग्रेट, है ना। अगर जॉब की जब कमी होती है तो वही तो लोगों को मजबूर करती है कि लोग वहां से माइग्रेट करते हैं, वहां से मूव कर जाते हैं दूसरी प्लेस पे जहाँ पे उनको जॉब्स मिलने के चांसेस होते हैं। सो स्कैरसिटी ऑफ जॉब्स, जॉब्स की कमी लोगों को मजबूर करती है, उनको फोर्स करती है वहां से मूव करने के लिए। देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन विलेजेस। तो अगर मतलब मान लेते हैं कि कमी है पानी की ना, साफ पीने वाले पानी की गांव में कमी है, तो स्कैरसिटी मतलब डर्थ है, शॉर्टेज है, इनसफिशियंसी है ना, लैक कर रही हैं चीजें। डेफिशिएंसी है, पॉसिटी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब क्या है कि बेंचमार्क होता है ना, स्टैंडर्ड हमने एक सेट कर दिया है, अब इस पे हम लोग आंकलन करेंगे कि कौन यहाँ तक आ रहा है, कौन इसके नीचे जा रहा है। सो बेंचमार्किंग मतलब आप चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। सो द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग परफॉर्मेंसेस, परफॉर्मेंस, क्वालिटी और एफिशिएंसी विद स्टैंडर्ड और विद अदर्स। मतलब एक हमने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ये हमने एक बेंचमार्क लगा दिया, अब इस पे रख के हम बाकी चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। सो द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग परफॉर्मेंस, अब आप उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हो, क्वालिटी को, उसकी एफिशिएंसी को विद स्टैंडर्ड, तो ये हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, या फिर हम दूसरों के साथ में, तो मेन बात है हम वहां पे कंपेयर कर रहे हैं। परफॉर्मेंस को हम कंपैरिजन कह सकते हैं सिनोनिम्स में। इवेल्युएशन, चीजों को हम आंकलन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट मतलब हम चीजों को असेस कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं। बेंचमार्किंग encourages accountability and competition। सो बेंचमार्किंग मतलब अगर हम परफॉर्मेंस बेस्ड कंपैरिजन करें, स्टैंडर्ड बेस्ड कंपैरिजन करें, तो इससे अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी, किसने क्या काम किया, कौन सी कंपनी कैसे काम कर रही है, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये तो होना ही चाहिए। और कंपटीशन भी बढ़ेगा लोगों के बीच में। द गवर्नमेंट यूजेस बेंचमार्किंग टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो गवर्नमेंट क्या यूज करती है? स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट है भाई, आपको वो सबके परफॉर्मेंस पे को कंपेयर करती है, फिर उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाई जाएंगी। तो बेंचमार्किंग, आई होप ये समझ में आओगे। बेंचमार्किंग का मतलब कंपेयर करना, प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग परफॉर्मेंस, आप कंपेयर कर रहे हैं, बट वो कुछ एक स्टैंडर्ड आपने सेट किया हुआ है, या दूसरों के साथ में आप वो चीज मिला के कंपेयर कर रहे हैं। ओके, नाउ आर्टिकल, एक सेकेंड। हाउ इंडिया इज गवर्निंग इट्स वाटर रिसोर्सेज। इंडिया अपने वाटर रिसोर्सेज को कैसे गवर्न कर रही है, मतलब उसको कंट्रोल कर रही है, उसको मैनेज कर रही है। इंडियाज वाटर क्राइसिस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ स्कैरसिटी। ये सेंटेंस आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो हम थोड़ा ध्यान देके इस सेंटेंस को समझेंगे। इंडियाज वाटर क्राइसिस, वाटर क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम है, कमी है, तो इंडिया के में जो पानी की जो हमारे पास कमी आती है, जो शॉर्टेज आती है, मतलब प्रॉब्लम्स आती है, क्राइसिस को हम प्रॉब्लम रखते हैं अभी, उसको ऑफन हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे पास पानी की कमी है। वाटर क्राइसिस, क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम, तो जो वाटर की हमको प्रॉब्लम होती है हम उसको बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास पानी की कमी है इसीलिए हमारे पास में वाटर की प्रॉब्लम हो रही है। आई होप आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं। इंडियाज वाटर क्राइसिस, एक अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ ये सेंटेंस है, तो ध्यान से हमें समझना है।
इंडियाज वाटर क्राइसिस, क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम्स। तो इंडिया में जो पानी की प्रॉब्लम होती है उसको अक्सर कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि इज वन एज वन ऑफ स्कैरसिटी, मतलब हमारे पास पानी की कमी है जिसकी वजह से हमें वाटर की प्रॉब्लम होती है। वन ऑफ स्कैरसिटी ये वो वाला वन नहीं है, ये वाला वन नहीं है जो सिलेक्शन बताता है, ठीक है। वन यहाँ पे सिलेक्शन नहीं बता रहा है, वन ऑफ जो है यहाँ पे ये सिलेक्शन नहीं बता रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लूरल नहीं करेंगे, इसका स्कैरसिटीज नहीं करेंगे, ये टाइप बता रहा है कि इंडियाज वाटर क्राइसिस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ स्कैरसिटी, मतलब हमारे पास में पानी की कमी है इसीलिए हम वाटर प्रॉब्लम्स में रहते हैं। लेकिन येट द डीपर रियलिटी, अगर हम इसको गहराई में देखें, रियलिटी मतलब अगर हम इसको डीप एनालिसिस करें तो ये तो हमें पैराडॉक्स निकल के आएगा। पैराडॉक्स क्यों निकल के आएगा? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जो वाटर की प्रॉब्लम है वो इसीलिए है क्योंकि हमारे पास वाटर की कमी है, स्कैरसिटी है। लेकिन ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब जो चीज हमें अपीयर हो रही है कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो हमें अपीयर हो रही है कॉन्ट्राडिक्टरी बट इन रियली वो ट्रूथ है। देखते हैं कैसे पैराडॉक्स है। क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा पानी रिसीव करते हैं। द कंट्री रिसीव्स नियरली 4000 बिलियन cubic meters of annual rainfall, but only a fraction of this water is captured, stored or used efficiently, highlighting a deeper institutional challenge. पहले हम यहाँ तक समझते हैं। तो अब हमको लगता है कि जो हम पानी की प्रॉब्लम हम लोग जो फेस करते हैं वो किस वजह से है, क्योंकि हमारे पास पानी ही कम है, हमारे पास पानी की कमी है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये पैराडॉक्स है। क्योंकि इन रियल में देखें तो हमारे पास में बहुत सारा पानी है भाई, इतनी ज्यादा हमारे पास बारिश होती है ना, तो हमारे पास बहुत है, अबंडेंट है हमारे पास। तो एक तरफ में स्कैरसिटी और एक तरफ में अबंडेंट, तो ये दोनों वर्ड आपस में क्या हो गए, पैराडॉक्स हो गए ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दिस वाटर, यानी कि जो ये 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल जो हम रिसीव करते हैं उसका सिर्फ कुछ पार्ट, फ्रैक्शन मींस कुछ एक पार्ट ही है जो हम कैप्चर कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं, उसको एफिशिएंटली हम उसको यूज कर पाते हैं। और ये चीजें किस चीज को हाईलाइट कर रही है, किस चीज को उजागर कर रही है, किस चीज की तरफ में जोर दे रही है? डीपर इंस्टीट्यूशनल चैलेंज। इंस्टीट्यूशनल चैलेंज मतलब पुअर मैनेजमेंट है, करप्शन है ना, आपका पॉलिसीज में कमजोर वीक पॉलिसीज है हमारी, तो ये पूरे सिस्टमिक चैलेंज है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन की कमी है। The question confronting policymakers is not merely how much water India has, but how its water is governed. अब ये वाला स्ट्रक्चर समझते हैं। द क्वेश्चन कन्फ्रंटिंग पॉलिसी मेकर, कन्फ्रंट करने का मतलब होता है किसी चीज को आमना सामना करना, उसको फेस करना। इसको इजी बनाए, द क्वेश्चन फेसिंग पॉलिसी मेकर, पॉलिसी मेकर जो पॉलिसीज बनाते हैं, है ना, तो जो जो इशू है, जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, जो पॉलिसी मेकर फेस कर रहे हैं, वो इज नॉट मेयरली, वो सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास कितना पानी है, बल्कि ये है कि हम अपने पानी को किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं। आई होप ये समझ में आ गया, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे पॉलिसी मेकर्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चन हमारा सब्जेक्ट है। क्वेश्चन इज, देखो अगर आप ये काट भी दोगे तो ये भी आपको आंसर मिल जाएगा ना। द क्वेश्चन इज नॉट मेयरली हाउ मच वाटर इंडिया हैज, बट हाउ इट्स वाटर इज गवर्न्ड। क्वेश्चन ये नहीं है कि हमारे पास कितना पानी है, क्वेश्चन ये है कि जो वो पानी है हम उसको किस प्रकार से कंट्रोल कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। द क्वेश्चन कन्फ्रंटिंग पॉलिसी मेकर्स। आई होप ये समझ में आ गया, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा था यहाँ पे। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट क्वेश्चन था और हमारी वर्ब थी इज। ओके, as India works toward the global commitment of the UN Sustainable Development Goal 6 and the national aspiration of becoming a developed economy by 2047, strengthening the architecture of water governance will be central to sustaining economic growth and social well-being. बहुत सारा बड़ा सा है, दोबारा देखते हैं। As India works toward the global commitment of सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, अब जो हमारी इंडिया है, जो भारत है, वो किस तरफ काम कर रहा है?
जो हमारे आपके सस्टेनेबल गोल्स हैं, है ना, उसमें से छठे नंबर पे आता है हमारा वाटर के लिए। सो इंडिया किस तरह काम कर रहा है, ग्लोबल कमिटमेंट ऑफ द आपके यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और हम नेशनल एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब होता है हमारी गोल, हमारे डिजायर, हमारे एम, और हमारा नेशनल एस्पिरेशन क्या है कि हम 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब हम अपने आप में डेवलप्ड होंगे, हम सक्षम होंगे, हम डेवलपिंग नहीं है, हम ऑलरेडी ये उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो भाई हमको जरूरत है कि हम अपने जो आर्किटेक्चर ऑफ वाटर गवर्नेंस है, मतलब हम अपने वाटर को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, उसको हम मजबूत करें, है ना। ये हमारा एक सेंट्रल टू सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलबींग विल बी सेंट्रल मीन्स विल बी मेन, ये हमारा एक मेजर गोल है कि हम अपने, सेंट्रल मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे मेजर की बात हो रही है, मेन की बात हो रही है, प्राइमरी की बात हो रही है, कि हम अपने आर्किटेक्चर ऑफ वाटर गवर्नेंस को हम मजबूत करें, ये हमारा मेन काम होना चाहिए टू सस्टेनिंग, अगर हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलबींग को वहां तक लेके जाना चाहते हैं। तो अगर हम ये जो हमारा यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको हम अचीव करना चाहते हैं और अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देख रहे हैं 2047 में, तो हमें हमारे वाटर गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना, ये हमारा मेजर गोल होना चाहिए। ये एक अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ पैसेज है, तो आई होप इसको आप सेल्फ रीड करेंगे और आप इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो एक बार आपको सेल्फ रीड जरूर करना है आर्टिकल। चलिए आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, अराउंड 600 मिलियन पीपल फेस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। अगर नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, कंपोजिट का वैसे क्या मतलब होता है, जब हम अलग अलग फैक्टर्स को, अलग अलग चीजों को एक साथ कंबाइन कर देते हैं। इंडेक्स मतलब चीजों को कंपेयर वाला हो गया ना, वो पूरा उनका रैंकिंग हो गया। तो उसके अराउंड अगर हम देखें तो 600 मिलियन पीपल जो हैं वो फेस करते हैं हाई से लेके एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। और सोचो हमारे पास कितना हम रेनफॉल हम पर ईयर हम रिसीव कर रहे हैं, स्टिल हमारे पास में पानी की कमी है। एक तरफ में अबंडेंस है हमारे पास, एक तरफ में हमारे पास स्कैरसिटी है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। तो क्या हो गया, पैराडॉक्स हो गया। एट द सेम टाइम इंडिया रिसीव सब्सटेंशियल प्रेसिपिटेशन ईच ईयर, वही बात हो रही है कि, और उसी समय पे भाई हमारे पास में 600 मिलियन पीपल जो हैं वो हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस ले रहे हैं, उनको पानी की कमी हो रही है, स्कैरसिटी हो रही है। और उसी सेम टाइम पे इंडिया जो है वो सब्सटेंशियल मतलब अच्छा खासा बारिश होती है हर साल। हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोलॉजिकल असेसमेंट करना मतलब उसको इवेलुएट करना, ये क्या दर्शाता है, दैट वाइल टोटल वाटर अवेलेबिलिटी इज हाई, मतलब हमारे पास टोटल वाटर अवेलेबिलिटी देखें तो वो बहुत ज्यादा है, लेकिन 1100 मतलब 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर आर कंसिडर्ड यूजेबल। कितना था हमारे पास, 4000 था जो हम पर ईयर रिसीव करते हैं, जिसमें से हम सिर्फ इतना ही है, यानी ऑलमोस्ट देखे तो इसका कितना पार्ट हो जाएगा, 25%, है ना। हाँ 25%, अराउंड 27% के अराउंड ही होगा, जो जिसको हम यूजेबल के रूप में कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ इसने वाटर को हम यूज कर पा रहे हैं। अब उसके कारण क्या है, ड्यू टू मतलब ये रीजंस बताता है, लिमिटेशंस जैसे हमारे स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारे पास प्रॉपर डैम्स नहीं है, रिजर्वोयर्स नहीं है, अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, इकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स है, इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंटल, और कंस्ट्रेंट्स का मतलब लिमिटेशन, इन्वायरमेंटल लिमिटेशंस भी है हमारे पास। तो इन सब रीजंस की वजह से हम, वाटर तो बहुत ज्यादा है, बारिश तो बहुत हो रही है, बट हम उसका सिर्फ इतना पार्ट ही है जिसको हम यूजेबल कंसीडर कर सकते हैं। India's water governance operates through a complex multi-level institutional structure involving union government, state governments and local bodies। अब बता रहे हैं कि जो इंडिया की जो वाटर गवर्नेंस है वो कॉम्प्लेक्स तरीके से ऑपरेट करती है, मतलब मल्टी लेवल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके यूनियन गवर्नमेंट आती है, ये लोग ऑपरेट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो स्टेट गवर्नमेंट है, फिर हमारी लोकल बॉडीज हैं। एट द नेशनल लेवल, अगर हम अपने नेशनल लेवल की बात करें, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है,
serves as the nodal authority responsible for water resources, drinking water supply and sanitation. So अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सर्व्स एज द नोडल अथॉरिटी. नोडल का मतलब मेन है ना, मुख्य, जो रिस्पॉन्सिबल है वाटर रिसोर्सेज के लिए, मतलब डैम्स वगैरह के लिए, है ना. और उसके बाद में ड्रिंकिंग वाटर हमको प्रॉपर लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है. सैनिटेशन आपके जैसे कि टॉयलेट्स वगैरह हैं, सीवेज है, ड्रेनेज है, ये सब प्रॉपरली बन रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं. इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ओके. एडिशनली इसके साथ साथ में नीति आयोग इवेल्युएट करती है आपके वाटर गवर्नेंस परफॉर्मेंस को अक्रॉस स्टेट्स थ्रू इंडिकेटर सच एज कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स. तो मतलब इसके साथ साथ में नीति आयोग जो है वो भी क्या करती है? इवेल्युएट करती है कि हर एक स्टेट अपने वाटर को किस प्रकार से वो मैनेज कर रहे हैं. ये जो आपका बेंचमार्किंग मैकेनिज्म है, मतलब ये जो कंपैरिजन मैकेनिज्म है, ये हेल्प करता है इंट्रोड्यूस अकाउंटेबिलिटी एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग इनटू द वाटर सेक्टर. ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हेल्प करता है कि भाई हर एक स्टेट रिस्पॉन्सिबल है अपने वाटर के लिए, तो उनके भाई अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आपने अपना पानी किस प्रकार से यूज किया, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है. और फिर वो पॉलिसी भी तो बना पाएंगे ना, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बना पाएंगे, मतलब उनके पास में सबूत है, उनके पास प्रूफ है कि किस प्रकार से वाटर को कहाँ और हम यूज कर सकते हैं. हाउएवर लेकिन इंडिया की जो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर प्लेस मोस्ट वाटर रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन स्टेट. अच्छा, फेडरल आप जानते हैं, स्टेट एंड आपका सेंट्रल की बात हो रही है, तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या करता है कि जो ज्यादातर वाटर रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अपने अपने पर्टिकुलर स्टेट्स को ही होती है. मतलब ज्यादातर जो वाटर रिलेटेड चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो पर्टिकुलर स्टेट अपना देखता है. इरिगेशन हो, वाटर सप्लाई हो, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन हो, ये सब प्राइमरली किसके अंदर में आते हैं? स्टेट की ज्यूरिडिक्शन में ही आते हैं, मतलब उन्हीं का ये एरिया है. स्टेट ही इसमें अपने पॉलिसीज बनाता है, स्टेट ही इसको कैसे रेगुलेट करेगा, कैसे इसको फंक्शन करेगा. जनरली ये स्टेट का ही ज्यूरिडिक्शन है, इसमें सेंटर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है. एज अ रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या होता है? स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट्स, अर्बन वाटर बोर्ड्स एंड लोकल गवर्नमेंट प्ले अ डिसाइसिव रोल इन इम्प्लीमेंटिंग वाटर पॉलिसीज. तो ऑब्वियसली फिर जब अगर स्टेट रिस्पॉन्सिबल है तो स्टेट के इरिगेशन डिपार्टमेंट बोले, अर्बन वाटर बोर्ड्स को बोले, लोकल गवर्नमेंट्स को बोले, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं वाटर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में, उनको एग्जीक्यूट करने में. लेकिन ये जो मल्टी लेयर्ड सिस्टम ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? इंडिया के फेडरल डिजाइन को रिफ्लेक्ट करता है. रिफ्लेक्ट करना मतलब उसको शो करना, उसको दर्शाना. लेकिन ये कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस भी पैदा करता है. ऑब्वियसली अगर देखो जैसे जितनी ज्यादा लेयर्स चीजों में आने लग जाएंगी उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो जाते हैं ना. वो कहेगा मैंने नहीं किया, वो कहेगा नहीं तुमने नहीं किया, तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है. यस. सो बस यहाँ तक हमने ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट कर लिया. आई होप आप इसको सेल्फ रीड जरूर करेंगे और आपको समझ में आएगा कि हम जब पढ़ते हैं उसके साथ जब हम सेल्फ रीड करते हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, बट स्टिल अगर आपको कोई भी लाइन समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ लेना. चलिए बाय एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक एंड शेयर करो और अपना ध्यान रखो.